2 दिन पहले 5 राफेल विमान भारत की सोने सी धरती पर आ चुके हैं और हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब हमारे भारतीय वायुसेना की क्षमताएं और ज़्यादा सामने निखर कर आएंगी। अब हमारे सेना के नौजवान ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि हवा में भी दुश्मनों पर वार करने में पहले से कई ज़्यादा सक्षम होंगे। लेकिन लोगों की खुशी देखिए तो ऐसा लग रहा है कि मानो डैसो यानी डैसॉल्ट एविएशन भारत में पुकारे जाने वाले नाम के अनुसार प्रत्येक भारतीय के लिए राफेल नहीं बल्कि पर्सनल एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया हो। इनमें से कई लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये बैठकर उड़ने वाला विमान है या वाकई में ये वायुसेना के एक हथियार के रूप में है। और कुछ लोग तो टीवी पर ही राफेल की लैंडिंग देखकर यूं खुश हुए कि मानो मोदी सरकार ने राफेल के रूप में उनके बीवी के सवालों का जवाब देने वाला हथियार मंगा दिया हो। लेकिन तनिक अपनी रफ्तार को थामिए जनाब और आइए गौर करते हैं कि क्या है अब तक का राफेल का फ्रांस से लेकर भारत तक का सफर। राफेल जो है वो वायुसेना की ही सरकार से एक डिमांड थी अपनी क्षमताओं को और उभारने के लिए, क्योंकि ये 1 घंटे में आपको दिल्ली से पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस दिल्ली ला सकता है। ऐसी है राफेल की हवा में बात करने वाली स्पीड। अब कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। हमारे भारत के पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में लड़ाकू विमान लाने की पहल की। उन्होंने दुश्मन मुल्कों से मिल रही सेना की चुनौतियों पर गौर किया और भारत में 126 लड़ाकू विमान लाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस पहल को हवा मिली कांग्रेस की सरकार में 2007 में। उन्होंने इस प्रस्ताव पर और गौर करते हुए भारत में 126 एयरक्राफ्ट लाने का प्रस्ताव रखने का यानी प्रपोजल सबमिट करने का आदेश दिया। अब इस प्रस्ताव को रखने के लिए विश्व की तमाम कंपनियां जैसे अमेरिका की सुपर हॉर्नेट, फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन के राफेल ने इस दौड़ में भाग लिया। लेकिन बाजी हाथ लगी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल को, क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन किफ़ायती कीमत पर अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे थे। फिर इस तरीके से तमाम प्रक्रियाओं के बाद 2011 में इंडियन एयरफोर्स ने भी कहा कि राफेल उनकी तमाम ज़रूरतों के हिसाब से परफेक्ट है और इसको अब भारत में मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। फिर इसी तरीके से तमाम बातचीत और चाय पर चर्चा करते करते मैटर खिंच गया 2014 तक और फिर 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद राफेल डील पर काम फिर से शुरू हुआ। 2015 में मोदी जी फ्रांस गए और उन्होंने राफेल डील पर समझौता करते हुए 36 राफेल को भारत में डिलीवर कराने की बात तय की और तमाम ज़रूरतों और शर्तों को मद्देनज़र रखते हुए इस डील के अंतर्गत इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी 2016 में तय कर दिया गया। अब इंटरनेशनल डील तो हो गई, लेकिन भारत की राजनीति में पक्ष विपक्ष में अगर इंट्रा डील हो जाए ऐसा तो नामुमकिन है। बस यहीं से कांग्रेस ने इल्ज़ामों की मिसाइल से हमला करना शुरू किया मोदी सरकार पर। कहा कि हमने तो 126 एयरक्राफ्ट का सौदा 54,000 करोड़ में तय किया था, पर मोदी सरकार ने सिर्फ 36 राफेल के लिए 58,000 करोड़ का सौदा कैसे तय किया। और तो और सरकारी कंपनी HAL को इस डील से हटाकर रिलायंस को इस डील में शामिल करना मोदी सरकार पर और भी गहरा शक पैदा कर रहा था। इसी तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ता गया और 2018 में एडवोकेट ML शर्मा, लॉयर विनीत ढांडा, आप MLA संजय सिंह और राजनेता यशवंत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार की राफेल डील अनियमितताओं से ग्रस्त है। दायर याचिका के मुख्य 2 इल्ज़ाम थे। पहला, कैसे बिना रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के अप्रूवल के बिना मोदी सरकार ने रिलायंस डिफेंस को डैसॉल्ट एविएशन का भागीदार बनाया था, और दूसरा, किन शर्तों पर
राफेल डील की कीमत दूसरे सौदे में पहले सौदे से दोगुनी हो गई थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डील के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है और कोर्ट की निगरानी के तहत जांच हेतु याचिका खारिज की जाती है। अब राफेल की ट्विस्ट एंड टर्न की कहानी वाला मोड़ आता है यहाँ से। आप ज़रा अपने दिमाग की कुंडियों को खोलकर इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अब 21 फरवरी 2019 को यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण एक याचिका फिर से दायर करते हैं कि कोर्ट अपने दिए गए निर्णय की समीक्षा करे जो मोदी सरकार द्वारा दिए गए गलत तथ्यों पर आधारित है। फिर 14 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पर चर्चा करते हुए ये प्रश्न करती है कि क्या सीमित दस्तावेजों को रिकॉर्ड के तौर पर सामने रखा जा सकता है। अब विपक्ष यानी केंद्र सरकार इस पर बौखला उठती है और कहती है हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन 10 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट फिर से कहती है कि इस पर सीमित दस्तावेजों को रिकॉर्ड के रूप में सामने रखा जाए। अब इस पूरी कहानी में लीड रोल रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गोगोई का, जिनको अपने करियर की जर्नी के अंत पर इस फैसले के तहत एक नया मुकाम मिलने वाला होता है। अब ज़रा कड़ियाँ समझिएगा। 10 अप्रैल 2019 को कोर्ट कहती है कि दस्तावेज रिकॉर्ड के तौर पर सामने रखो और 19 अप्रैल 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई पर लगता है अपनी ही कोर्ट रूम की महिला कर्मचारी पर यौन शोषण यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का संगीन इल्ज़ाम। भारत के इतिहास में पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इतना गंभीर आरोप लगना वाकई में अपचनीय था, और वो भी तब जब उनके रिटायरमेंट का वक्त बेहद ही करीब था और उनको राफेल जैसी डील पर एक बड़ा फैसला लेना था। कहीं विपक्ष ने ही तो नहीं अपने हक में फैसले की चाहत में ये कांड रचा हो। कर सकते हैं, जिन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया वो ये कर सकते हैं। लेकिन मोदी सपोर्टर्स का तो ये कहना था कि ये सब जो जज हैं ये कांग्रेस टाइम के बने हुए हैं और उनके ही हक की बातें करते हैं। तो क्या कहीं इल्ज़ामों के कटघरे में खड़े राजा ने ही तो नहीं चेक पॉइंट घोषित कर दिया हो। चलिए, अब इल्ज़ामों की गहमा गहमी के बीच ही 6 मई 2019 को जस्टिस गोगोई को सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप के तहत क्लीन चिट मिल जाती है और फिर 14 नवंबर 2019 को मोदी सरकार को राफेल डील पर क्लीन चिट देते हुए इस डील पर भी फाइल पूरी तरीके से क्लोज्ड कर दी जाती है। और फिर 29 जुलाई 2020 को राफेल अपनी विवादित पटारी की कहानी को समेटते हुए भारत में अंबाला एयरबेस पर लैंड भी कर जाता है। चलिए, अंत भला तो सब भला। आपको हमारी राफेल डील की कहानी कैसी लगी? अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं।